गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा जो 10th क्लास का लेक्चर है हिंदी मीडियम में, कि हम पिछली कक्षाओं में ये पढ़ चुके हैं कि प्राकृत संख्याओं को हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आप लोअर क्लासेस में ये पढ़ते थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास कोई प्राकृत संख्या है 12 है, तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड करते थे। अभाज्य गुणनखंड हम 2 से भाग देंगे तो 6, 2 से फिर देंगे 3, 3 से देंगे, 3 से देने की जरूरत नहीं है, तो 3 जो है अपने आप में अभाज्य संख्या है। और यदि आप 3 यहां लिखोगे तो ये 1 आ जाएगा, ये भी ठीक है। आप इसको अब कैसे लिख सकते हैं? 12 को 12 को 2 गुणा में 2 गुणा में 3, और अभाज्य जो संख्या होगी इसमें, जैसे मान लो 12 भाज्य है, अभाज्य संख्या जो है मैं लेता हूं 7, इसको हम लिख सकते हैं 7। तो हम प्रत्येक प्राकृत संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के। एक ऐसी प्राकृत संख्या है जिसको हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में नहीं लिख सकते। इसी के ऊपर आधारित हमारा जो है ये टॉपिक है आज। तो आज का जो टॉपिक है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इसका नाम है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय इसका नाम है। ये क्या प्रमेय है ये आपने याद करना है। प्रत्येक अभाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। अद्वितीय का अर्थ यह है कि जैसे मैंने ये 12 के गुणनखंड करे, तो ये जो अभाज्य संख्या है 2 और 3, ये आगे पीछे भी लिखी जा सकती हैं। यहां पे ये बताना चाह रहा आपको कि यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम का यहां अर्थ है ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, के बिना अद्वितीय। यदि हम क्रम को, यदि जो अभाज्य गुणनखंड जो जिस ऑर्डर में आते हैं, तो उनको आगे पीछे इसको यदि हम छोड़ दें तो जो है वो एक अद्वितीय रूप में व्यक्त हो जाते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। अब इसको आप याद करेंगे। अब मैंने नीचे एक एग्जाम्पल भी दिया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एक नंबर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। हमने इन नंबर्स का, इन अभाज्य संख्याओं का ऑर्डर चेंज कर दिया, क्रम चेंज कर दिया, ये और ये एक ही माना जाएगा। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप इन चारों की मल्टीप्लाई करें और इन चारों की मल्टीप्लाई करें तो एक ही संख्या आएगी। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इसको हम पढ़ेंगे और करेंगे। और इसमें जो है आगे है कि इसमें और इसमें फर्क क्या है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि हम प्रत्येक प्राकृत संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। अब यहां पे है भाज्य, जो आधारभूत जो है प्रमेय है, इसमें भाज्य संख्या, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसमें भाज्य संख्याएं आएंगी। और जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे उसमें प्राकृत संख्या जो है आता था, प्राकृत संख्या। अब मैंने आपको पहले बता रखा है
कि जो प्राकृत संख्या है उसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था नंबर सिस्टम में। पहले सबसे था आपको एकक संख्या, जिसको हम यूनिट नंबर बोलते हैं, दूसरा अभाज्य संख्या, तीसरा भाज्य संख्या। तो इसमें 1 को छोड़ते हुए, क्योंकि 1 अभाज्य संख्या नहीं है तो 1 के अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकते। तो यदि हम इन भाज्य संख्याओं में यदि अभाज्य संख्या को मिला दें, तो ये प्राकृत संख्याएं बन जाती हैं 1 को छोड़ के। तो इसलिए इसी जो है हम बोल सकते हैं ऐसा कि एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। तो वही चीज यहां लिखी है, सिर्फ अभाज्य संख्या की जगह प्राकृत संख्या आ गई और 1 को छोड़ते हुए उसी जो है हम सिस्टम पे आगे जो हम पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ते थे। अब मैं आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस करता हूं। एग्जांपल्स वो देखिए, हम 1.2 के एग्जांपल्स कर रहे हैं। एग्जांपल्स जो है आप बुक में देख सकते हैं। एग्जांपल फिफ्थ एग्जांपल है। इसको लिखने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगी, तो मैं लिखूंगा हर चीज, आप ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ें। संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए। हमने एक संख्या है 4 की पावर n, ये एक संख्या है, इसको के बारे में हमें सोचना है, विचार करना है। जहां n एक प्राकृत संख्या है n एक प्राकृत संख्या है, ये दिया हुआ है। अब आप देखो ध्यान से, यदि हम n को 1 लेते हैं, 1, तो 4 की पावर 1 4 होता है। n को 2 लेते हैं तो 4 की घात 2 16 होता है। n को 3 लेते हैं तो 4 की पावर 3 64 64 होता है। ऐसे n को हम 4 लेंगे तो और नया नंबर आ जाएगा, 5 लेंगे तो और नया नंबर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आप इस बात पे ध्यान दें कि ये एक संख्या नहीं है, ये अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं हैं। जैसे जैसे आप n का मान इसके अंदर देखोगे, नई नई संख्याएं आपको प्राप्त हो जाएंगी। अब आगे क्या लिखता है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है। हमने ऐसी जांच करनी है कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। तो हमने ये यहां विचार करना है, ये सोचना है कि क्या n में का कोई ऐसा मान होगा, n का कोई ऐसा मान, वो इसमें लिखें। और ये नंबर जो बनेगा, जैसे मैंने बताया 4, 16, 64 ऐसे नंबर बनेंगे। ये जो नंबर बनेंगे, कोई ऐसा नंबर भी आएगा क्या जिसमें लास्ट में 0 आ जाए। जैसे मैं ये नंबर लिखता हूं 1 2 3 0। अब ये नंबर जो है वो 0 पे समाप्त होता है, 0 पर समाप्त होता है, जिसका इकाई का अंक 0 आ जाए। इकाई का अंक ऐसा होगा या नहीं होगा, ये सोचना है। तो हम ये मान लेते हैं यहां पे, मान लो n के किसी मान के लिए संख्या 4 की घात n 0 पर समाप्त होती है। 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। देखो हमने क्या मान लिया, हमने ये मान लिया कि n का कोई ऐसा मान है कि जिसमें ये संख्या 4 की पावर n को यदि हम एक्सपेंड करते हैं तो वो 0 पर समाप्त होती है, ये मान लिया। तो आपको ये पता है कि कोई भी संख्या
यदि इकाई का अंक 0 होगा उस संख्या का, तो वो संख्या 5 से पूरी पूरी भाग होगी। जिसका इकाई का अंक 0 है तो वो संख्या 5 से पूरी पूरी भाग होगी। ये भी आप छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ते हैं। तो ये यदि संख्या 5 से पूरी पूरी जो है शून्य पर समाप्त होती है, तो इसलिए 5 संख्या 4 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड होगा। क्योंकि शून्य पे समाप्त होगी तो ये संख्या 5 से भाग हो जाएगी, पूरी पूरी विभाजित होगी 5 से, और पूरी पूरी 5 से होगी तो 5 इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। परंतु यह संभव नहीं है। अब ये क्यों संभव नहीं है? क्योंकि 4 की पावर n को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग। आपको ये पता है कि 4 जो है वो 2 का वर्ग होता है, और ये भी आपको 9th क्लास में सिखाया था फॉर्मूला, कि 9th क्लास में कि a की पावर m और उसकी होल पावर n, इसको ऐसे बोलते हैं a की घात m, इसकी होल पावर n, पूरे की पावर n। घात के ऊपर घात हो, पावर के ऊपर पावर हो, तो वो गुणा में होती हैं, दोनों पावर्स गुणा में होती हैं। तो इसको आप ऐसे लिखते हैं a इंटू एम एन, a की पावर m n, m और n मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये फॉर्मूला आपने 9th क्लास में पढ़ा है। अब ये घात के ऊपर घात है तो दोनों घातें आपस में गुणा हो जाएंगी, तो 2 की पावर 2n। अब हमने इस संख्या के गुणनखंड करे प्रत्येक प्राकृत संख्या के लिए, n कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है, तो हमने इसके गुणनखंड करे अभाज्य गुणनखंड। तो इसका गुणनखंड सिर्फ 2 आया, बाकी घात आई। जैसे इस 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 2 गुणा में 3, 2 की पावर 2 गुणा में 3 लिख सकता हूं मैं। अब 2 2 बार हुआ है तो घात लिख दी 2। तो अब 12 के अभाज्य गुणनखंड है 2 और 3, बाकी घात आएंगी इनकी, जितनी भी बार पुनरावृत्ति होगी किसी गुणनखंड की, 2 बार 3 बार, उतनी घात आ जाएगी। अब मैं यहां बात कर रहा था आपसे कि इसके मैंने गुणनखंड किए अभाज्य गुणनखंड, तो इसमें एक ही आया 2। तो यहां पे क्योंकि ये बराबर ये होता है, तो 4 की पावर n का केवल एक ही गुणनखंड है। 4 की पावर n का केवल 2 अभाज्य गुणनखंड है। अब जो मैंने ये बताया है कि आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है, ये जो आप देख रहे हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इसमें क्या यूनिकनेस है। यूनिकनेस का अर्थ होता है अद्वितीय। तो अब आप लिखोगे कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता से हम कह सकते हैं
कि 4 की पावर n का गुणनखंड खंड 2 के अतिरिक्त नहीं हो सकता, इसलिए 4 की पावर n किसी n के लिए किसी n के मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगा, ये लिखना। देखो, इसमें आपने एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा लिखने का आपको अलग जो है सिस्टम बनाना पड़ेगा और इसको थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा। पहले इसको अच्छे ढंग से जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है इसको अच्छे ढंग से कर लेंगे और फिर आप जो है इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। जिस बच्चे ने कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप, अदरवाइज मैं आगे चलता हूं। और जो बच्चे इन वीडियोस को देख रहे हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हर रोज एक बच्चा नया इस चैनल के साथ जोड़ें और उन बच्चों को बताएं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये बताना जरूरी है कि इसमें कोई पैसे नहीं लगते, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और हर रोज आपने एक बच्चे को जोड़ना ही जोड़ना है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अब मैं थोड़ा सा कुछ और भी आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। अब जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इसका जो यूज है, नाम हमारे लिए नया है ये, लेकिन इसका जो यूज है वो ये है, अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है प्रयोग अंकगणित की आधारभूत प्रमेय दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी का HCF ज्ञात करने के काम आती है। इसका ये प्रयोग है हमारा, और इसका जो नाम है, जो छोटी क्लासेस में यही सेम काम हम करते थे, लेकिन ये नाम ये नहीं था। वहां पे नाम इसकी जगह हम लेते थे कि अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है हम ये काम करते थे। जो आपने छोटी क्लासेस के अंदर जो है वो नाम यहां पे ये था, और अब जो है नाम थोड़ा सा हमने चेंज इसका कर दिया। इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, और अब इसको बोलेंगे हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, वही चीज है। और दो पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक हो ए और बी, तो एक फार्मूला ये भी होता है, नोट कर लें फार्मूला, कि LCM ऑफ ए एंड बी इक्वल टू मल्टीप्लाई, यहां
HCF ओब्लिक एलसीएम कर लें, एलसीएम HCF ओब्लिक एलसीएम दोनों काम आएंगे। HCF AB और मल्टीप्लाई दोनों का पूर्णांक का गुणनफल। दो धनात्मक पूर्णांक हो तो आप उनका गुणनफल जो होता है वो एलसीएम गुणा में HCF के बराबर होता है। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। आपको टोटल 4 चीजें होगी, 2 तो ये नंबर ए और बी धनात्मक पूर्णांक, एक उनका HCF, एक उनका एलसीएम। इन 4 में से कोई 3 चीज आपको दे रखी होगी, 4 में से कोई 3, और इस इक्वेशन में पुट करके आप मिसिंग जो होगी वो निकाल सकते हैं। इन 4 में से जो मिसिंग है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जांपल्स मैं आपके साथ और डिस्कस करूंगा, बस लास्ट एग्जांपल्स। और एग्जांपल 7th एग्जांपल देखिए आप, 7वां एग्जांपल, 7वां स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास 2 नंबर हैं, एक 96 है, 96 और दूसरा है 404। तो इसमें मेथड का नाम लिखा हुआ उसने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, यही जो है सेम प्रोसेस में बताती है कि इनके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब मान लो आप पहले 96 के करते हैं, 96 के, ये फेयर वर्क है, ध्यान रखना फेयर वर्क है, राइट साइड में कर सकते हैं। आप 2 से करोगे इसको, 2 से तो 4 और 8, फिर 2 से करोगे तो 24, फिर 2 से करोगे तो उत्तर 12 आ जाएगा, 2 से करोगे तो 6 आ जाएगा, 2 से करोगे तो 3 आ जाएगा। तो ये बाहर जो नंबर लिखे हुए हैं ये अभाज्य होने चाहिए। जो आपको नंबर सिस्टम में अभाज्य संख्याओं के बारे में बताया वो होने चाहिए। अब मैं 404 की बात करता हूं, 404 की, ये 2 से भाग देते हैं तो 202 आ गया, फिर 2 से भाग देते हैं तो 101, और 101 शायद जो है किसी नंबर पर भाग नहीं जाएगा, तो हम जो है यहां रुक जाएंगे जो आप देख रहे हैं। और अब मैं इसको पहले 96 को यहां लिखूंगा, 96 को 2 1 2 3 4 5 बार 2 आया है, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 4 बार 5 बार, फिर गुणा में 3, और 404 जो है 404 उसमें 2 गुणा में 2 गुणा में 101। तो इसमें HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 96 एंड 404। देखो HCF इन दोनों का क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों में कॉमन हो और जो है बड़े से बड़ा फैक्टर। तो अब देखो 2, ये वाला 2 कॉमन है, ये 2 यहां भी है, 2 भी यहां भी है, कॉमन है तो एक 2 ले लेंगे, ये 2 यहां भी है, ये 2 यहां भी, एक 2 और ले लेंगे 2। अब और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो दोनों में मिलते हैं फैक्टर वो यहां आ जाएंगे मल्टीप्लाई में, जो दोनों मिलते हैं तो यहां पे 2 दुए मिलते हैं, दोनों में 2 दुए आ जाएंगे, दिस इज 4। और एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में 96 और 404, एलसीएम में हम क्या करेंगे, एलसीएम में जो इन दोनों में मिलते हैं वो एक बार लिखे जाएंगे, बाकी जो बचे हुए नंबर सारे इसके लिखे जाएंगे, सारे इसके लिखे जाएंगे। एलसीएम में क्या करते हैं, जो दोनों में मिलते हैं वो एक बार लिखे जाएंगे। देखिए ये एक मिलता है, ये एक ही बार आएगा, ये भी मिलता है, ये भी एक बार आएगा। अब यहां तक जो मिलते हैं वो तो मैंने एक बार लिख दिए, वहां लिख दिए, एक बार आएंगे। जो नहीं मिलते वो सारे आएंगे। अब 3 दुए ये आएंगे, 2 गुणा में 2 गुणा में 2, दिस, ये 3 भी आएगा, 3, और इसके भी जो है जो आपस में नहीं मिलती वो भी आएंगे 101। अब आप इसकी गुणा करोगे, गुणा तो गुणा हमारे पास ये आ जाएगी 9696, 9696। अब देखिए हमारे पास ये नंबर ए है, ये बी है, ये HCF है, ये एलसीएम है, चारों चीजें आएंगी। चारों चीजें इसके अंदर लिखोगे तो आप एलसीएम की और HCF की गुणा करोगे और दोनों नंबरों की गुणा करोगे तो दोनों साइड बराबर आ जाएंगी। तो इससे क्या है कि ये लास्ट सेटिस्फाई हो जाएगा। थैंक यू।